गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सभी लोग का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। जैसे कि बेसिक इलेक्ट्रिकल की कुछ क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन चैप्टर के बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन किए थे। तो पहले चैप्टर का बस केवल पहले चैप्टर में कुछ बचा नहीं था, क्लियर हो चुका था। सेकेंड चैप्टर में आपका पूरा न्यूमेरिकल है, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो आएगी जो 1 घंटे के लिए होगी, जिसमें सर्किट होगा। क्योंकि छोटी वीडियो में सर्किट आपको समझ में नहीं आएगा, कि छोटी छोटी वीडियो बना दिया जाएगा तो वो सर्किट क्लियर नहीं होगा। इसलिए उस वीडियो को थोड़ा सा डिले रखा गया, क्योंकि उसको शूट कर दिया गया। अपलोड में प्रॉब्लम हो रही है, अपलोड कर दिया जाएगा जल्दी ही, तो आप लोग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि न्यूमेरिकल तो उसके लिए थोड़ा सा लंबा क्लास ही होना चाहिए, क्योंकि वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने बोला था, डीसी सर्किट। और उस चैप्टर से ही मेरे ख्याल से 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसलिए थोड़ा सा लंबा क्लास रहेगा वो। आज की जो हमारी अगली क्लास है वो है हमारी बैटरी, जो तीसरा चैप्टर है आपका, स्टार्ट हो रहा है आज से। देखिए, बैटरी जो है वो आप सभी लोग बैटरी के बारे में सुने होंगे, बैटरी का नाम सुने हैं, बैटरी को देखे हैं। बस क्या है कि अब हम पढ़ेंगे डिटेल्स कि बैटरी क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बैटरी भी है। बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट है। बैटरी चैप्टर के बारे में अगर हमें नहीं पता होगा तो फिर हम इलेक्ट्रिकल किस काम के। तो इलेक्ट्रिकल के जितने भी इक्विपमेंट होती हैं, डिवाइसेस होती हैं, वो हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। चूँकि हमारे इलेक्ट्रिकल में डिवाइसेस नहीं होती, इक्विपमेंट होता है। हमारे जो डिवाइस होती है वो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में होता है। तो हम लोग कुछ भी बोलेंगे तो वो इक्विपमेंट बोलेंगे, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रिकल में इक्विपमेंट मशीनरी होती है। और अगर कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने की बात आ रही है तो वहाँ पे हम डिवाइस बोल सकते हैं। डिवाइस हम इलेक्ट्रिकल में किसी भी चीज़ को, जैसे मशीन हो तो मशीन डिवाइस तो है नहीं, तो मशीन को हम डिवाइस नहीं बोल सकते। बैटरी क्या है? बैटरी एक डिवाइस है। क्योंकि देखिए, बैटरी का क्या है कि हम इसको इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट में पढ़ते हैं, लेकिन क्या है, बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मतलब चैप्टर अपने आप में रखता है, क्योंकि ये आपको इलेक्ट्रिकल में भी काम आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काम आता है। तो चलिए हम देखते हैं कि बैटरी क्या है। कुछ पॉइंट्स हैं, पहले वो देख लेते हैं, फिर हम लोग और अच्छे से बेसिक से पढ़ेंगे। देखिए, इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने इसके लिए लिखा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन स्टेशन पर जो औद्योगिक प्रतिष्ठानों की विद्युत व्यवस्थाओं में परिपथ, वियोजक, सर्किट ब्रेकर को बंद करें तथा रिले रक्षण साधनों आदि के लिए स्वतंत्र रूप में संचायक बैटरियों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, क्या है कि जो हम अभी जो फर्स्ट ईयर में हैं उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन। आप देखे होंगे कि आपके गांव में क्या होता है, पावर हाउस होती है। जो थर्ड ईयर सेकेंड ईयर में वो समझ रहे होंगे, क्योंकि थर्ड ईयर वाले समर ट्रेनिंग कर चुके हैं। वो सब स्टेशन पे ही होता है। तो सबके गांव में क्या होती है, जहाँ पे बिजली का बिल जमा होता है वहाँ पे क्या होती है, एक सब स्टेशन होती है, जहाँ पे सब स्टेशन में बहुत सारी चीज़, जब फाइनल ईयर वाले जो फाइनल ईयर में होंगे या फिर जो फाइनल कर चुके हैं वो पढ़ चुके होंगे कि स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन चैप्टर, जिसमें आप सर्किट ब्रेकर पढ़ चुके हैं, रिले पढ़ चुके हैं। तो वो चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, तो उसमें आपको उन से जो हमारा सर्किट ब्रेकर है या फिर रिले है, उन सबको चलाने के लिए हमें बैटरी की ज़रूरत पड़ती है। तो एक बैटरी कक्ष बनाई जाती है, जिसके द्वारा उन सब चीज़ों को चलाई जाती है। ये थोड़ा सा इंट्रो है, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रिकल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो उसे फर्स्ट ईयर का भी वो ज़्यादा थोड़ा समझ में नहीं है, क्योंकि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंड ईयर से शुरू होता है। तो जो भी सेकेंड ईयर की वीडियो देख रहा है, थर्ड ईयर देख रहा है या फिर कोई और देख रहा है, तो टीडीपी की भी क्लास हमारे इस चैनल पे है। आप प्लेलिस्ट में जाकर टीडीपी की भी क्लास कर सकते हैं। सबके प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप प्लेलिस्ट में जाके सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में केवल इतना ही था इसमें, कि आप जैसे कि हमारा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन है, वहाँ पे सर्किट ब्रेकर, रिले, उन सबको चलाने के लिए हम डीसी की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम ऐसे बैटरी यूज करते हैं। अब आगे जो हमारा एक पॉइंट है आगे है कि संचायक बैटरी को सेकेंडरी बैटरी या सेल, बैटरी को सेकेंडरी सेल या क्षारीय सेल। अब देखिए क्या है कि संचायक क्या है या सेकेंडरी क्या है, वो सब समझ में आएगा आपको, केवल अभी इंट्रोडक्शन में है, तो ये देख लेते हैं। अब देखिए क्या है, सेल एक केमिकल डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। आप सभी को पता है कि हमारी जो बैटरी है, अगर कोई पूछ ले कि बैटरी किस प्रकार की डिवाइस है, तो बैटरी आपकी एक केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है। तो ये केमिकल डिवाइस है, क्योंकि इसमें हम केमिकल को भरते हैं। जो हमारा इलेक्ट्रोलिसिस है, जो हमारा कंडक्टर है, उसको हम लिक्विड के फॉर्म में भरते हैं, जिसको इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कंडक्टर बोलने का मतलब, जैसे मैंने स्टार्ट में ही बताया कि कंडक्टर का मतलब होता है तार, जैसे कॉपर का तार, एल्यूमिनियम का तार। उसी प्रकार हम बैटरी में लिक्विड, आप कोई भी बैटरी खोलते हैं तो उसमें क्या लिक्विड डालते हैं। जो लिक्विड यानी कि द्रव्य के फॉर्म में जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, जिसको उसमें हम डालते हैं। तो वो हमारा बैटरी जो हमारा सेल होता है वो आपको समझ में आ रहा होगा कि सेल हमारा एक केमिकल डिवाइस है, जो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। एक बात आती है इससे कि आप लोग मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं, तो क्या मैं मोबाइल फ़ोन क्या है कि आपको
केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो देता है, लेकिन क्या है, पहले वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है केमिकल एनर्जी में, फिर केमिकल एनर्जी से हमें क्या देता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये समझने की वाली बात है कि फ़ोन के लिए क्या है, या फिर आपकी इन्वर्टर की बैटरी है, आप देख सकते हैं फ़ोन तो सभी लोग यूज़ कर रहे हैं, आपके सभी लगभग लोगों के घर पर इन्वर्टर होगा, बैटरी होगा। तो क्या करते हैं, पहले बैटरी को चार्ज करते हैं इन्वर्टर की सहायता से, AC सप्लाई दे के, उसके बाद क्या हो जाती है, फिर उससे हम लेते हैं, यानी कि पहले इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं। बेसिकली जो हमारा बैटरी होता है, पहले हम उसको इलेक्ट्रिकल देते हैं, फिर वो स्टोर होता है एज ए केमिकल फॉर्म में, फिर वो हमें इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आउटपुट देता है। मतलब जो हमारा केमिकल फॉर्म में क्या, पहले बैटरी को हम क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल देते हैं, फिर बैटरी हमारे केमिकल में अपना एनर्जी को स्टोर करती है, फिर वो हमें केमिकल में ट्रांसफ़र करती है। तो आपको समझ में आ गया कि जो हमारा सेल होता है वो क्या है, केमिकल डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है। अब देखिए क्या, एक से अधिक सेलों को मिलाकर भिन्न भिन्न प्रकार की बैटरी और भिन्न भिन्न वोल्टताएं की बनाई जाती है। मतलब अगर हम सेलों को जोड़ दें, मतलब एक सेल से अधिक, यानी कि 2 सेल 3 सेल 4 सेल को जोड़ दें तो हम बैटरी को बना सकते हैं। मतलब अगर कोई पूछे कि बैटरी क्या है, तो सेलों के संयोजन को ही क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं, बैटरी बोल देते हैं। अब क्या है कि बैटरी बहुत आपको पता है कि बैटरी क्या है कि या फिर सेल है, वो अलग अलग रेटिंग में आती है। जैसे कि 2 वोल्ट की बैटरी हो गई, 4 वोल्ट की बैटरी, 10 वोल्ट की बैटरी, 9 वोल्ट की बैटरी, क्या अलग अलग ही की रेटिंग में आती है, अपनी एक इसके पास वोल्टता होती है। और देखिए इसका प्रयोग छोटे स्तर पर DC सप्लाई देने के लिए व्यापक होता है। मतलब कि क्या, इसका स्तर जो हमारा बैटरी का स्तर है, मतलब हमारा बहुत बड़ा स्तर नहीं, ऐसा कि नहीं कि हम बहुत सारी चीज़ें कि फ्रिज कूलर इससे नहीं चला सकते हैं, केवल हम वो चीज़ें चला सकते हैं जिसके लिए कैपेबल हो, यानी कि छोटी चीज़ जैसे कि मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं हम, या फिर TV चला सकते हैं इससे, अपने घर का मिक्सर चला सकते हैं, उन सब चीज़ों को इससे हम चला सकते हैं। देखिए इसका प्रयोग ट्रकों, ट्रालियों, रेल के डिब्बों में प्रकाश के लिए व छोटे पंखे चलाने के लिए किया जाता है। आप देखते होंगे, आपने रेलवे में सफ़र किया होगा, रेलगाड़ी में आप गए होंगे, तो रेल के डिब्बों में क्या देखते होंगे, अब लाइटिंग लगी होती है, फ़ैन लगी होती है, वो DC सप्लाई के द्वारा ही चलती हैं। ट्रकों या फिर ट्रकों, बसों, या फिर जो भी लाइट लगी होती है, आपके आप बाइक देख रहे होंगे, या फिर कार, जिसमें भी लगी लाइटिंग लगती होती है, वो हमारी बैटरी के द्वारा ही चलाई जाती है। तो बिल्कुल बेसिक है, आपको पता है। अब आगे देख लेते हैं। अब आगे जो है हमारा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट स्टार्ट होता है। देखिए क्या है, अब जो हमारी सेल वो बैटरी की है प्रोसेस हमको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी चीज़ के लिए, कि वो कैसे बनता है, क्या उसमें रहता है, तो वो हमें जानना ज़रूरी है। अगर वो हम जानेंगे ही नहीं तो फिर क्या, हमें रट के तो कोई फ़ायदा नहीं है। हम ऐसा नहीं कि लाइन बाई लाइन रट लेंगे फिर हमारा बहुत आसान हो जाएगा। हमें सेमेस्टर ही तो पास होना नहीं है। अगर हमें सेमेस्टर ही पास होना हो तो ठीक है, हम रट लेंगे, लेकिन क्या है, हमें आगे प्रिपरेशन करना है, हमको सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, या फिर हमको जॉब करना है, तो फिर प्राइवेट जॉब करें या गवर्नमेंट जॉब करें, हमें नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि नॉलेज रहेगा हमें तभी तो हमें जॉब मिलेगी। तो इसलिए हमको प्रोसेस जानना जरूरी है। तो सेल और बैटरी की प्रोसेस जानते हैं कि प्रोसेस क्या है। देखिए इसमें क्या है, वैद्युतलेपन, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, वो केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। तो हमारा इलेक्ट्रोलिसिस है वो क्या है, किस वर्किंग पे काम करता है, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट पे। अब जो हमारा इलेक्ट्रोलिसिस है वो केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट पे जो काम करता है, यानी कि क्या होता है, जो हमारा केमिकल को उसको करंट के फॉर्म में चेंज करता है। इस तरह आप समझ सकते हैं। दूसरी बात है इसमें कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होती है। इलेक्ट्रोलाइट्स का नाम सुने होंगे आपने कभी कभी। आप अगर बैटरी को खुला हुआ या फिर बाजार में देखे होंगे तो क्या होती है, ऐसे अगर कोई बैटरी मान लेते हैं ये, तो इसमें ऐसे प्लेट्स लगी होती है, ऐसे प्लेट्स लगी होती है बहुत सारी। आप लोग अगर देखे होंगे तो खुला हुआ बैटरी अगर देखे होंगे तो ये प्लेट्स होती है, ऐसे प्लेट्स लगी होती है। इन प्लेट्स को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब हो जाता है कंडक्टर। जैसे कि क्या, जैसे हमको बल्ब जलाने के लिए क्या हो जाती है, 2 वायर की ज़रूरत पड़ती है, कि हमको ये 2 वायर मिलेगा तो फिर यहाँ पे बल्ब जलेगा हमारा। उसी तरह ये वायर यहाँ पे कंडक्टर है, और बैटरी में क्या होती है, हमें लिक्विड कंडक्टर डालनी होती है, कि हमें जो लिक्विड फॉर्म में, यानी कि द्रव के फॉर्म में जो हम डालते हैं। क्योंकि आप बैटरी में देखते होंगे कि आप जब भी बैटरी को खोलेंगे तो उसमें क्या हो जाती है, कि आप देखते हैं कि कोई लिक्विड है, यानी कि द्रव्य है, तो वो क्या हो जाती है, उसको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, जिसको हिंदी में वैद्युत अपघट्य भी बोलते हैं, जो बहुत प्रकार का होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, NaCl हो जाता है, ये घोल होते। देखिए जो हम बोल रहे हैं ना आपको कि इलेक्ट्रोलाइट है या फिर वैद्युत अपघट्य है, कंडक्टिव लिक्विड है, वो क्या हो जाता है, वो द्रव के फॉर्म में होता है, और वो क्या हो जाता है, अलग अलग वेरिएशन का होता है, या फिर अलग अलग केमिकल से बनाई जाती है। देखिए क्या है कि एक NaCl हो गया, या फिर Z2SO4 हो गया, या K2SO4 हो गया, ये क्या है, ये क्या हमारे कंडक्टिव लिक्विड हैं जिसको हम बैटरी में यूज करते हैं। अब देखिए जब कंडक्टिव लिक्विड को उसके आयन में तोड़ा जाता है, उसके आयन में उसे तोड़ा जाता है, तो वो भी इलेक्ट्रोड की मदद से जब करंट पास करता है। अब देखिए क्या है कि
यहाँ पे लिखा है कि जो हमारा कंडक्टिव लिक्विड और उसके जो आयन होते हैं वो क्या होते हैं, टूटते हैं। देखिए जिसके पास भी जैसे NaCl है उसका आयन टूटता है तो क्या Na+Cl- होता है ना। तो देखिए अगर NaCl की बात कर ली जाए तो क्या हो जाएगा, इसको हो जाता है Na++Cl-, यानी कि जो हमारा क्या जो हमारा आपका Na है वो क्या हो जाता है, प्लस आयन रखता है, और जो हमारा Cl है वो माइनस, यानी कि हमारे पास क्लोरीन के पास माइनस होता है और हमारे सोडियम के पास प्लस होता है। इस प्रकार वो आयन टूटते हैं तो जो हमारा प्लस वाला है वो माइनस के पास चला जाता है, माइनस वाला प्लस के पास चला जाता है। अभी आगे देखेंगे और अच्छे से क्लियर से। तो अभी बस इतना समझिए जो हमारा प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है हमारा, जो सेल का प्रोसेस है सेल बनाने का, वो क्या है, कौन सी किस वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। ये बिल्कुल याद रखिएगा, जो हमारी बैटरी बनती है फिर उसकी जो वर्किंग प्रिंसिपल होती है वो केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करती है। उसमें अंदर जो हम इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करते हैं जिसको हम हिंदी में वैद्युत अपघट्य बोलते हैं, वो क्या हो जाता है, हमारा कंडक्टिव लिक्विड होता है। जैसे कि हमारा NaCl हो गया, Zn2SO4 हो गया, K2SO4 हो गया, H2SO4 हो गया, ये सारी चीज़ें उसमें पड़ती है। देखिए क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस हमेशा DC पर ही होती है। ये याद रखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस बैटरी की, कि जो हमारी इलेक्ट्रोलिसिस की यानी कि जो हमारी केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट है वो हमेशा DC पे होता है, AC पे नहीं होता है। ऐसा ना, कभी कभी JEE के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया गया है या फिर पूछ लिया जाएगा भी आगे, कि जो हमारा बैटरी होता है उसकी जो ये प्रोसेसिंग होती है इलेक्ट्रोलिसिस की, वो किस पे होती है, AC पे, DC पे, दोनों पे, इनमें से कोई नहीं, तो आप हमेशा DC पे लगाइए, क्योंकि आपकी जो बैटरी एक DC है। तो ये हमेशा दिमाग में रखिएगा कि बैटरी DC है, AC नहीं है। हाँ, जब उसको इन्वर्टर से कनेक्ट करते हैं तो वो इन्वर्ट करता है, तो उसके बाद क्या हो जाता है, वो हमारे घर की चीज़ों को चलाने के लिए समर्थ हो जाता है। अब देखिए अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक इसका एग्जांपल है, तो जो आगे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए क्या है कि बैटरी हमेशा चार्ज भी DC पर होता है और डिस्चार्ज भी DC पे होता है। ये बहुत बड़ा एक फैक्ट है, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है इस बैटरी का, तो ये हमेशा याद रखिए। कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि बैटरी किस पे डिस्चार्ज होती है, AC पे, DC पे, तो आप अच्छे से समझ लीजिए कि आपकी बैटरी जो चार्ज भी DC पे होगी और हमारी जो बैटरी है वो डिस्चार्ज भी DC पे होगी। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक साइनोसाइडल वेव है जो आप देख सकते हैं, इसमें दिखाया गया है। आपने 10th में तो नहीं वेव देखा होगा, लेकिन जो इंटरमीडिएट किए हैं वो इस वेव को ज़रूर जानते हैं, या जो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, या फिर और जो भी लोग इसको देख रहे होंगे कम्पिटेटिव वाले, तो वो भी समझ रहे होंगे कि इस वेव को, ये साइनोसाइडल का एक वेव है। अब देखिए एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि जब हम कोई साइनोसाइडल वेव बनाते हैं, यानी कि ये AC का वेव है। एक चीज़ देखिए आपको अभी क्लियर मैं कर दूं, क्योंकि देखिए अब मैंने बोला था कि DC में DC को क्लियर किया जाएगा, AC में AC को क्लियर किया जाएगा। तो जैसे ही DC वाला चैप्टर चलेगा उसमें DC क्लियर है। अब देखिए अगर कहीं DC की बात आ रही है, यानी कि DC यानी कि डायरेक्ट करंट DC को बोलते हैं। डायरेक्ट करंट का मतलब कि ऐसे करंट लगातार मिलती रहेगी, यहाँ पे डायरेक्ट करंट लगातार मिलती रहेगी, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे मिलती रहेगी। अगर AC है तो अल्टरनेट करके मिलेगा, मतलब क्या, एक बार प्लस मिला तो एक बार माइनस, एक बार प्लस मिला तो एक बार माइनस, एक बार प्लस मिला तो एक बार माइनस, ऐसे मिलेगा, प्लस माइनस। अब देखिए एक पूरा अगर ये साइकिल चल रही है, एक साइकिल में 2 बार हमारे AC की वैल्यू 0 होती है। एक बार हमारी वैल्यू यहाँ 0 होगी और एक बार हमारी वैल्यू यहाँ 0, यानी कि प्लस के शुरू होने से पहले एक बार 0 होगी, एक बार माइनस के स्टार्ट होने से पहले 0 मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा फैक्ट पूछ लिया जाता है कि जो हमारी AC साइकिल होती है उसमें जो हमारा AC वेव होता है उसमें एक साइकिल में कितनी बार शून्य मिलता है या फिर कितनी बार 0 मिलता है, तो 2 बार 0 मिलता है। ये हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए एक बैटरी का डायग्राम दिखाया गया है, जो आप अगर इंटरमीडिएट या किए होंगे तो उसमें आपने गैल्वेनिक सेल पढ़ा था, उसी टाइप का एक बैटरी यहाँ पे दिखाया गया है। इसमें देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रोड लगाया गया है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड हमने लगाया हुआ है, और इसमें NaCl का हमने घोल डाला हुआ है, यानी कि Na के पास प्लस होता है, Cl के पास माइनस होता है। तो जब इसके चार्ज यानी कि जो हमारे सोडियम के चार्ज है वो हमारे माइनस के पास हो जाएंगे, और हमारे जो माइनस के चार्ज है वो प्लस के पास जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें हमने सोडियम कार्बोनेट का हमने इसमें घोल डाला हुआ है, सोडियम क्लोराइड का इसमें घोल डाला गया है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड हमने लगाए हैं, फिर इसको हमने बैटरी से जोड़ दिया। यहाँ पे देख रहे हैं एक बैटरी यहाँ पे लगाई गई है, जिसको देखिए ये जो हमारे इलेक्ट्रोड हैं, देखिए जब इलेक्ट्रोलाइट्स टूटता है तो इलेक्ट्रोड पर कितनी मात्रा में जमा होता है ये आवेश पर डिपेंड करता है। अब जब हमारा NaCl अगर मान लेते हैं 2 पार्ट में टूटा, यानी कि Na+Cl- में टूटा, तो ये डिपेंड करता है कि हमारा आवेश कितना है, यानी कि आवेश कितना, उस हिसाब से वो हमारा क्या होता है इलेक्ट्रोड पे जमा होगा। यानी कि जितना आवेश होगा इस पर, कुछ आवेश अगर इस पर डिपेंड होंगे तो यहाँ पे जमा होगा, और कुछ इस पर डिपेंड होंगे तो यहाँ पे जमा होगा। कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसको जानना।
अब देखिए क्या है कि कंटिन्यूस सप्लाई चार्ज देना पड़ेगा तभी वो हमेशा टूटेगा। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट आ जाती है कि अगर हम किसी भी बैटरी को कंटिन्यूस सप्लाई देंगे तभी वो क्या करेगा, आयन में टूटेगा। ये याद रखने वाली बात है। तो मेरे ख्याल से ये फिगर आपको समझ में आ रहा होगा। फिगर में कुछ नहीं है, एक हमने कंटेनर लिया है, इस बाहरी वाले पार्ट को कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने घोल डाला है, NaCl का घोल उसमें डाला हुआ है, 2 इलेक्ट्रोड लगे हैं और इसको हमने बैटरी से जोड़ दिया है। अब जो हमारे NaCl है जब ये टूटेगा तो Na+ में टूटेगा, Cl- में टूटेगा, तो प्लस वाला माइनस की तरफ जाएगा और माइनस वाला प्लस की तरफ जाएगा। और ये डिपेंड करता है अगर हमारे इलेक्ट्रोड पे, यहाँ पे जब ये जमा होती है ना आयन, इस पे भी जमा होंगे, इस पे भी जमा होंगे आयन, तो जो आयन जमा होंगे वो डिपेंड करता है चार्ज पे कि हमारे पास कितने चार्ज हैं, कैसे चार्ज हैं, वो डिपेंड करता है। आगे और अच्छे से क्लियर होगा। अब एक लॉ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉ, क्योंकि ये लॉ एग्ज़ाम में आपके सेमेस्टर एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और पूछ सकते हैं, तो इसलिए मैंने इस लॉ को इसमें लिख दिया है। और देखिए फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बहुत बार पूछ लिया जाता है। अब देख सकते हैं इसमें फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, जिसमें क्या इसमें एक फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ को आप देख सकते हैं इसमें लिखा गया, उसके लिए फार्मूला है M प्रोपोर्शनल Q लिखा गया है। M प्रोपोर्शनल Q लिखा गया है, क्या मतलब उसका देखते हैं। इसमें लिखा गया है M प्रोपोर्शनल Q लिखा गया है। यम को आपको पता है कि किसी चीज़ का मास लिखते हैं यम से। क्यू मतलब भी पता होगा आपको, क्यू मतलब चार्ज। अब मास हमारे पास क्या है, इसमें जो हमारे पास जो आयन टूट रहे हैं वही तो हमारा इसका कुछ मास होगा, यानी Na का कुछ होगा, यानी कि Cl का कुछ मास होगा। उसको यम से दिखाते हैं। क्यू मतलब चार्ज, कि चार्ज हमारा मतलब चार्ज पे ही, चार्ज की वजह से डिपेंड करेगा कि किस इलेक्ट्रोड पे कितने ज़्यादा हमारे इलेक्ट्रोड पे कितनी मात्रा में इलेक्ट्रोलिसिस हमारा क्या हो रहा है, जमा हो रहा है या फिर। अब देखते हैं कि अगर हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, यहाँ पे प्रोपोर्शनल को हटाते हो तो यम प्रोपोर्शनल अगर यहाँ पे हटा दिए तो यम बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि IT, यम बराबर हो जाएगा I/T हो जाएगा। अब I क्या है, I हमारा करंट है वो आपको पता है, T हमारा टाइम है वो भी आपको पता है। अब देखिए प्रोपोर्शनल को हटा दिया हमने और I/Q लिख दिया। अब जो I/Q है हमारा वो किसका है फार्मूला, सॉरी I/T हमारा फार्मूला किसका है, Q बराबर हमारा I/T होता है। तो जब हम किसी प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो उसकी जगह पे भी कुछ आता है। तो अब यहाँ पे नया फार्मूला बन के आ गया, M=Z/I/T लिख सकते हैं। अब जो Z है यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ZPQRST। अब जो IT था ये तो क्या हुआ, प्रोपोर्शनल हटा हम अगर मतलब अगर M बराबर IT लिख देते हैं तो ठीक है, लेकिन देखिए क्या होता है, ये जो हमारा होता है वो कांस्टेंट होता है, इसको लिखे ना लिखे, लेकिन क्या होता है जब भी कोई प्रोपोर्शनल हम हटाते हैं तो वहाँ पे हमें लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे हम Z लिख देंगे। अब जो हमारा यहाँ पे Z है वो क्या है, ECE मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है हमारा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखने की आपको बिल्कुल ज़रूरत है। तो जो हमारा अगर यहाँ से फार्मूले को थोड़ा सा और अपडेट करें तो क्या हो जाएगा, हमारा Z बराबर हो जाएगा M/Q लिख सकते हैं हमारा। अब देखिए एक गुलाम चार्ज में जितना द्रव्यमान जमा होता है तो वह Z कहलाता है। अगर एक गुलाम चार्ज में हमारा अगर कुछ भी द्रव्य, मतलब मान लेते हैं कि 1 न्यूट्रॉन जमा हो रहा है या फिर कुछ भी जब आप मान सकते हैं कि कितना हो रहा है, वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा हो जाता है Z कहलाता है। Z मतलब आप समझ रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट समझ रहे हैं आप लोग। अब देख लीजिए एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है क्या, कि 0.340 कॉपर, 0.658 कॉपर, 1.8 सिल्वर है। फैराडे के 2 नियम दिए गए हैं विद्युत अपघट्य के सापेक्ष। अब देखिए सेकेंड लॉ क्या है, एग्जाम्पल में आप समझ गए हैं कि इसका एग्जाम्पल दे दिया गया है कि ठीक है ये है। अब जो फैराडे के 2 नियम दिए गए हैं, पहला तो आप समझ गए कि पहला क्या है, यम प्रोपोर्शनल क्यू है, यम को हटाएंगे तो I/T लिख सकते, सॉरी प्रोपोर्शनल को हटाएंगे I/T लिख सकते हैं। उसके बाद क्या हमारा Z आता है जो है कांस्टेंट है, Z मतलब हो जाता है हमारा ECE इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हो जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे जैसे ही हम लोग JEE की बैच स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर के लिए। देखिए थोड़ा सा बेसिक से चलना पड़ रहा है, क्योंकि फर्स्ट ईयर भी इसमें क्लास कर रहा है, तो उसके लिए उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है ये। तो आप लोग अच्छे से क्लास कीजिए, एकदम बेसिक, इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अब सेकेंड लॉ देखते हैं क्या है फैराडे का। फैराडे का जो हमारा सेकेंड लॉ है वो हमारा वो क्या हो जाएगा, M प्रोपोर्शनल हो जाएगा केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन एलिमेंट। मतलब जो हमारा इलेक्ट्रॉन का वेट हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, केमिकल इक्विवेलेंट हो जाएगा, यानी कि M के बराबर क्या होना चाहिए, हमारा इलेक्ट्रॉन का वेट होना चाहिए। तो ये हमारा क्या कहते हैं, फैराडे का सेकेंड लॉ है,
इलेक्ट्रोलिसिस जिसको बोल देते हैं, यानी कि सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस बोल देंगे। तो यम यहाँ पे प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या, केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन एलिमेंट। आगे देख लेते हैं। फार्मूले को अगर लिखना चाहे, एक्सप्रेस करना चाहे तो लिख सकते हैं कि एम प्रोपोर्शनल ई लिख सकते हैं। एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी इज इक्वल टू ई, जो हमारा यम है उसको हम लिख सकते हैं क्या, एटॉमिक वेट ऑफ वैलेंसी लिख सकते हैं। अभी बराबर क्या है, केमिकल इक्विवेलेंट वेट है, वो लिख सकते हैं आप यहाँ पे। सॉल्यूशन अगर इसको थोड़ा सा और तोड़ सकते हैं तो लिख सकते हैं कि क्या हो जाता है, पहला हमारा एम प्रोपोर्शनल क्यू होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं एम प्रोपोर्शनल ई लिख सकता है, एम बराबर जेड इंटू क्यू लिख सकते हैं, जेड प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा क्यू लिख सकते हैं। ये आप अपने अकॉर्डिंग इसको फार्मूले को लिख सकते हैं। तो फार्मूला यानी कि दो फार्मूला है फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस के, पहला क्या है हमारा एम प्रोपोर्शनल क्यू है, और दूसरा हमारा फार्मूला बन जाता है एम प्रोपोर्शनल ई बन जाता है। कि मतलब ये हो जाता है कि जो हमारा मास होता है क्या हो जाएगा, वो हमारा मास अगर हमारा कोई मास है वो आवेश पे हमारा डिपेंड करता है, द्रव्यमान। इलेक्ट्रोलिसिस पे जो भी हमारे द्रव्यमान यानी कि जो हमारे चार्ज का, यानी कि जो आयन टूटते हैं उसके जो द्रव्यमान होते हैं वो डिपेंड करते हैं आयन पे डिपेंड करते हैं, इसलिए लिख सकते हैं कि एम प्रोपोर्शनल क्यों लिख रहे हैं। अब हम क्या प्रोपोर्शनल को हटा के आई इंटू टी लिख सकते हैं, जिसके जेड आएगा, जेड हमारा कांस्टेंट है। सेकंड में भी क्या लिखे हैं, एम प्रोपोर्शनल ई लिखे हैं। ये हमारा केमिकल इक्विवेलेंट वेट है कि यानी कि जो हमारा द्रव्यमान है, यानी कि जो हमारा केमिकल टूट रहा है Na प्लस और प्लस Cl माइनस, जो Ma का जो द्रव्यमान होगा वो क्या हो जाएगा, वो केमिकल इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों अब लॉ हैं, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट्स का। समझ में मेरे ख्याल से आपको आ रहा होगा। अगर नहीं कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, उसको हम अगली क्लास में थोड़ा सा समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये जो हमारा है फैराडे लॉ बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, नहीं भी पूछे तो हमें जानना ज़रूरी हो जाता है कि हमारा फैराडे लॉ क्या होता है। तो ये फैराडे लॉ एक इलेक्ट्रिकल के लिए होता है, ये क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए, तो ये याद रखिएगा, वैद्युत अपघट्य के लिए ये नियम है। तो ये कभी कभी पूछ लेता है कि जो फैराडे का वैद्युत अपघट्य नियम बताइए, तो ये आप उनको बता सकते हैं। अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो सेल है। सेल क्या होता है, देखिए यह विद्युत वाहक बल का एक रासायनिक स्रोत है जो रासायनिक ऊर्जा को डीसी की विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब देखिए सेल क्या है, सेल पहले ही मैंने बताया है, जब स्टार्ट किया है बैटरी तभी कि सेल क्या है हमारा, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। यानी कि जो हमें क्या ये ईएमएफ के फॉर्म में तो देता है, लेकिन क्या हो जाता है यहाँ पे, पहले क्या ये केमिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल जो है वो क्या होगा, डीसी के रूप में होगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो बैटरी वो चार्ज भी डीसी पे होता है और डिस्चार्ज भी डीसी पे होता है। तो और हमारा जो बैटरी होता है वो सेल के कॉम्बिनेशन से बना होता है, तो यहाँ पे सेल का डेफिनेशन भी वही हो जाएगा। अब सेल हमारे दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल होती हैं और द्वितीयक सेल होती है। अब देखते हैं प्राइमरी सेल क्या होती है और सेकेंडरी सेल क्या होती है। सेल आप लोग समझ गए होंगे सेल क्या है। सेल हमारा क्या है, सेल हमारा एक केमिकल डिवाइस है, मान सकते हैं क्या, वो हमें ईएमएफ के फॉर्म में तो देता है, सोर्स हमारा ईएमएफ के फॉर्म में, तो क्या करता है वो केमिकल ऊर्जा को यानी कि केमिकल एनर्जी को क्या करता है वो डीसी में हमें चेंज करके देता है। तो आपको समझ में मेरे ख्याल से बिल्कुल आ रहा होगा। अब जो हमारे सेल हैं वो दो टाइप के होते हैं, प्राथमिक सेल या और द्वितीयक सेल। तो प्राइमरी सेल को बोल सकते हैं, एक को सेकेंडरी सेल बोल सकते हैं। अब देखिए प्राइमरी सेल क्या होता है, वह सेल जिसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, अर्थात जिसमें रासायनिक क्रिया नहीं होती है, वह प्राइमरी सेल कहलाती है। इंग्लिश में भी लिखा है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। जो इंग्लिश में नोट्स बनाना चाहते हैं वो इंग्लिश में बना सकते हैं, जो हिंदी में नोट्स बनाना चाहते हैं तो वो हिंदी में बना सकते हैं। तो जो हमारा प्राथमिक सेल है क्या, उसको हम अगर प्राइमरी सेल हम यूज करते हैं तो हम इसको फिर चार्ज नहीं कर सकते हैं। जैसे क्या रिमोट का सेल आ गया, रिमोट को हम फिर से सेल नहीं, हम अपने टॉर्च में सेल यूज करते हैं या फिर अपने वॉच में यूज करते हैं, तो इन सब, या फिर अपने जो हैंड वॉच हम यूज करते हैं उसमें जो हम सेल यूज करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो प्राइमरी सेल होता है, उसको हम फिर से हम उसको चार्ज नहीं कर सकते। प्राइमरी सेल सिंपल याद रखिएगा, प्राइमरी सेल वही हो सकता है जिसको हम फिर से चार्ज ना कर सकें, यानी कि एक बार अगर वो डिस्चार्ज हो गया तो फिर वो हमारे किसी काम का नहीं है, उसको हमें फेंकना ही पड़ता है। और देखिए जैसे इसके एग्जांपल हैं हमारे हैं, लेक्लांची सेल है, एडिसन सेल है, बुसेल है, डैनियल सेल है, ग्रेविटी सेल है, ये इसके उदाहरण हैं। जैसे जब अगर जेई के क्लासेस स्टार्ट होते हैं तो जेई की क्लास में हम बिल्कुल देखेंगे कि लेक्लांची सेल कितने वोल्ट का होता है, एडिसन सेल कितने वोल्ट का होता है, बुसेल सेल कितने वोल्ट का होता है और कहाँ कहाँ पे इनके प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि बैटरी से बहुत अच्छे क्वेश्चन जेई में पूछे गए। यूपीपीसीएल में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन तो बैटरी से दे ही देता है।
डिपेंड करता है कि पेपर का मोड कैसा है, या फिर उस टाइम पे पेपर पिछला पेपर कैसा आता है, तो वो मोड चेंज करने के लिए क्या कर दिया जाता है कि कभी बैटरी से कभी कैपेसिटर से क्वेश्चन अधिक उठाया जाता है, तो बैटरी से क्वेश्चन अधिक आते हैं, बैटरी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखते हैं सेकेंडरी सेल। अब एक चीज़ तो क्लियर होगी कि अगर प्राइमरी सेल हम रिवर्स मतलब हम फिर से चार्ज नहीं कर सकते हैं, कि एक बार हमने उसको चार्ज कर दिया फिर यूज किया फिर उसको हम चार्ज नहीं कर सकते, तो सेकेंडरी सेल में उसका उल्टा होगा, यानी कि सेकेंडरी सेल वह होगा जिसको हम पुनः आवेशित यानी कि रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे मोबाइल की बैटरी हमारी है, हम इसको बार बार चार्ज करके यूज करते हैं, तो क्या हो जाती है इसको हम सेकेंडरी सेल बोल सकते हैं। अब देखिए क्या है इसमें कि इसमें क्या हो जाती है, चार्जिंग की व्यवस्था है। अब दोनों सेल आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी सेल क्या है, सेकेंडरी सेल क्या है, इसको अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं बैटरी क्या है। सेलों के संयोग को बैटरी कहते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, मतलब अगर सेलों का समूह बोला जाए या फिर एक से अधिक सेल को जोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, वो हमारा हो जाता है बैटरी बन जाता है। अब देखिए क्या है कि हमारी कुछ पॉइंट्स हैं उसको देख लेते हैं क्या है। एक है इलेक्ट्रिक कन्वर्टर। इलेक्ट्रिक कन्वर्टर क्या होती है, वह वैद्युत एसी डिवाइस जो एसी डिवाइस, थोड़ी सी आवाज़ फंस रही थी इस वजह से, सही से माइक ठीक है। क्या करते हैं देखिए, वैद्युत जो इलेक्ट्रिक कन्वर्टर क्या है जो हमारा, वो क्या करता है एसी को डीसी में चेंज करता है। सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ सकती, आपको पता है। नहीं भी पता है तो याद रखिएगा, जो हमारा कन्वर्टर है वो क्या करता है एसी को डीसी में हमें चेंज करता है। इससे कुछ अधिक जानने की ज़रूरत नहीं, इंग्लिश में भी लिखा है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए जो हमारा ये इलेक्ट्रिक कन्वर्टर ये दो प्रकार का होता है, देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है। पहला क्या है, दिक् परिवर्तन प्रारूपी, और दूसरा है दृष्टकारी प्रारूपी, यानी कि कम्यूटेटर टाइप है एक, दूसरा है रेक्टिफायर टाइप का होता है। रेक्टिफायर या फिर जो भी है, रेक्टिफायर आपको एनालॉग की क्लास में चल रही होंगी, तो रेक्टिफायर आप लोग अच्छे से पढ़ते, एनालॉग की क्लास चलती आप लोग देख करते रहिएगा, क्योंकि प्लेलिस्ट में एनालॉग की प्लेलिस्ट बनाई गई है, तो आप लोग उस सारी क्लास एनालॉग के करते रहिएगा और नोट्स में मिल जाएगा एनालॉग को। और जिसको थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि जैसे कि सर बोल रहे हैं लोग कि सर हिंदी में हमको नोट चाहिए, तो देखिए समझाया हिंदी में जा रहा है, इंग्लिश में आपको कंटेंट दिखाया जा रहा है, तो ठीक है कोशिश हम लोग करें कि हिंदी में मिल जाए, लेकिन अगर नहीं मिल रहा तो आप लोग थोड़ा इंग्लिश समझने का प्रयास करें, क्योंकि जो भी डिप्लोमा आप लोग कर रहे हैं वो अगले आपको बीटेक करना है या फिर कहीं जॉब करना है, तो थोड़ा सा एक आजकल हमको इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना हर चीज़ की, तो क्योंकि इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या है, अगला हमारा है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल क्या होता है, अगला हमारा फ्यूल सेल है, देखते हैं फ्यूल सेल क्या है। वह वैद्युत रासायनिक सेल जो दहन क्रिया द्वारा ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, फ्यूल सेल कहलाती है। फ्यूल सेल मतलब फ्यूल मतलब ईंधन होता है, हिंदी फ्यूल का ईंधन होता है, यानी कि जो अगर कहीं हम कोयला जला रहे हैं या कुछ ऐसा काम मतलब कर रहे हैं, तो क्या हो जाता है, अगर फ्यूल से हमें कुछ मिल, फ्यूल क्या है रासायनिक ऊर्जा है, उससे हमें परिवर्तित होकर क्या होती है वैद्युत ऊर्जा में मिलती है। जैसे इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारा है, हम गाड़ी को देख सकते हैं, या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसको हम क्या कर सकते हैं रासायनिक ऊर्जा से हम क्या करते हैं उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। मतलब फ्यूल सेल का सिंपल अगर डेफिनेशन लिखना हो या फिर आपको बताना हो तो लिख सकते हैं। फ्यूल सेल क्या है कि जो दहन के पश्चात यानी कि कोई से अगर ईंधन को जलाया जाता है तो वो क्या करता है रासायनिक ऊर्जा को हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करके दे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन फ्यूल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, मेथेनॉल ऑक्सीजन फ्यूल सेल, लिथियम क्लोरीन फ्यूल सेल, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अब आती है बारी कि अम्लीय सेल क्या होती है। अम्लीय सेल देखते हैं, देखिए हमारे पास दो सेल होती है, एक अम्लीय सेल होती है, एक क्षारीय सेल होती है। एग्जाम में आना फिक्स है कि कभी कभी एग्जाम में अम्लीय सेल पूछ लेता है, क्षारीय सेल पूछ लेता है। जेईई के एग्जाम में कभी पूछ लेता है कि अम्लीय सेल के उदाहरण हैं, पूछ लेता है क्षारीय सेल के उदाहरण हैं। और आपके जो सेमेस्टर में उसमें तो पक्का एक से इसमें से सेल कोई आना ही आए, या तो अम्लीय सेल आए या तो क्षारीय सेल आए, एक सेल आना फिक्स है। तो देखिए जो हमारा अम्लीय सेल है वह सेल जिसमें किसी अम्ल को इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है वह अम्लीय सेल कहलाता है। यानी कि अगर कोई सेल है, अगर उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट यानी कि जो हमारा वैद्युत अपघट्य है उसके रूप में हम अम्ल को यूज कर रहे हैं, यानी कि जो घोल है, जो हम द्रव्य डालें, जो लिक्विड डालें वो अम्ल डाल रहे हैं, तो अम्लीय सेल हो जाएगा। क्षार डालेंगे तो क्षारीय सेल हो जाएगा। जैसे इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारा है लेड सल्फ्यूरिक एसिड सेल, जिसको सीसा अम्ल संचायक सेल भी बोलते हैं, जो सेकेंड ईयर थर्ड में लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए सीसा अम्ल संचायक सेल का ये एक डायग्राम है जो आपको दिख रहा होगा।
नहीं दिख रहा है तो आपको नोट्स में मिल जाएगा, बिल्कुल नोट्स में क्लियर रहेगा। वैसे भी आपको दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। देखिए क्या है, ये शीशा में संचायक सेल यानी कि लेड एसिड दिखाया गया, लेड एसिड बैटरी है इसको बोलते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि लेड एसिड एक्यूमुलेटर सेल है बोल सकते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन आप देखना चाहे तो कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं, इसमें डायग्राम में दिखाया गया है। इसमें क्या है कि प्लग है, टर्मिनल पोस्ट है, सेंडिंग नट है, नेगेटिव देखिए इसमें क्या है, ये प्लेट्स इलेक्ट्रोलिसिस के प्लेट्स बनाए गए, ये पूरा कंटेनर है। ये ऊपर से आप देख सकते हैं इसमें कि फिलर प्लग है, इसको खोल के हम इसमें इलेक्ट्रोलिसिस को फिल कर सकते हैं। टर्मिनल पोस्ट है यहाँ पे, फिर उसके बाद इसमें पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, रबर है। तो ये सारी इसमें चीज़ें लगी हुई हैं कि एक दूसरे, अब देखिए क्या है, एक प्लेट को दूसरे प्लेट से अलग अलग करने के लिए हम सेपरेटर लगाते हैं, जो क्या होता है वुड का लगाते हैं, तो वुड का सेपरेटर है, इसमें कंटेनर है, तो नेगेटिव प्लेट है। वो सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप इसको डायग्राम बना लीजिएगा। अब इसके एक एक पार्ट्स को के बारे में हम जानेंगे कि जो हमारा शीशा संचायक सेल उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, और फिर उसमें क्या क्या पार्ट्स हैं, उसके पार्ट्स को डिटेल में जानते हैं। अब देखिए जो हमारा इसमें पहला आता है कि धारक। कंटेनर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंटेनर क्या होता है। कंटेनर का मतलब ये हो जाता है कि जिसमें हम पूरे सेल को रखते हैं, या फिर उसका धारक, उसकी बॉडी को बोल देते हैं जैसे, तो हमारा क्या हो जाता है, कंटेनर हो जाता है। जैसे ऐसे अगर किसी चीज़ को ऐसे एक बॉक्स रख दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसमें कोई सामान रखना है तो वो क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला भाग इसको क्या जिसमें हम रखना है उसको कंटेनर बोल देते हैं। वो कंटेनर किसका बना, देखिए ये कठोर कांच, रबड़, एबोनाइट, विटामिन यौगिक में से किसी एक पदार्थ का बना होता है। एक बर्तन होता है जिसमें आधार पात्र कहते हैं, इसमें सेल के संपूर्ण अंग को निहित होता है। देखिए कंटेनर क्या होता है, शीशा संचयक में कंटेनर। देखिए कंटेनर हमेशा ऐसी चीज़ से बनाया जाता है जिसमें धारा का प्रवाह न हो सके, यानी कि इंसुलेटर से बनाया जाता है, यानी कि कोई इंसुलेटिंग मटेरियल, जैसे कि क्या हो गया, कठोर कांच हो गया, रबड़ हो गया, विटामिन यौगिक हो गया, एबोनाइट हो गया, तो इन सब चीज़ों से मिलकर बनाते हैं। और ये क्या होता है, एक पात्र होता है, एक बर्तन होता है जिसमें पूरे सेल को रखते हैं, वो एक बर्तन होता है। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए रोक दे रहा हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अब देखिए क्या है, अगला हमारा है पृथक कारक यानी सेपरेटर। सेपरेटर का मतलब होता है एक चीज़ को दूसरे चीज़ से अलग करना। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है कि अगर ये दो प्लेट है हमारी, तो इसके बीच में क्या अगर हम ये लगा दे रहे हैं तो ये हमारा सेपरेटर की काम कर रहा है, इन दोनों को आपस में मिलने से रोक रहा है ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये सेपरेटर का काम कर रहा है। तो सेपरेटर का मतलब क्या हो जाता है कि एक प्लेट को दूसरे प्लेट से अलग करने के लिए हम सेपरेटर यूज करते हैं। तो क्या हो जाता है, ये उपचारित लकड़ी, छिद्रयुक्त कठोर रबड़, सीट, पोर्सलिन, फाइबर, ग्लास तथा अन्य कठोर से बचा होता है, बना होता है। अब देखिए क्या है कि किसी एक पदार्थ से बना हुआ एक लघु ढांचा होता है जो इलेक्ट्रोडों के बीच स्थित रहता है और इलेक्ट्रोडों को शॉर्ट सर्किट से बचाता है और धनोड व रिलोड को एक दूसरे से अलग रखता है। मतलब कि क्या कर देता है, दोनों इलेक्ट्रोड को अलग रखने का प्रयास करता है, या प्लेटों को अलग अलग रखने के लिए हम सेपरेटर का यूज़ करते हैं। तो क्या करते हैं, इसको भी हम ऐसे मटेरियल से बनाते हैं जो मटेरियल क्या हो जाती है, जो मटेरियल हमारी वैद्युतरोधी होती है, जिसमें धारा का प्रवाह ना हो सके, उस चीज़ से हम उसको बनाते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। अगला पॉइंट हमारा है सेल का ढक्कन। देखिए आपने सेल देखा होगा, सेल के ऊपर ढक्कन लगे होते हैं, सभी लोगों ने सेल देखा होगा, ऐसा कोई नहीं है कि सेल ना देखा हो। बैटरी देखें आप लोग तो उसके ऊपर आप देखे होंगे कि ऐसे अगर हमारा ये बैटरी तो यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे कुछ ढक्कन लगी होती है। तो वो ढक्कन किसका बना होता है, एक मटेरियल कोई, देखिए जिस प्रकार धारक या जिस प्रकार के पदार्थ का धारक बनाया जाता है उसी प्रकार के पदार्थ से सेल का ढक्कन, जिस मटेरियल का कंटेनर बनाया जाता है उसी मटेरियल का हम उसी मटेरियल से हम सेल के ढक्कन को भी बनाते हैं। यानी कि जिससे हम बैटरी के या फिर सेल के आधार पात्र को बनाते हैं, उसी मटेरियल से हम क्या करते हैं, सेल के ढक्कन को भी बनाते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सर देखिए ये केवल मटेरियल की डिटेल्स है कि इस मटेरियल से ये बनाए जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको पूरा ये डिटेल से लिखना होता है कि अगर शीशा में संचायक सेल आ गया तो लिखना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, इसका संरचना कैसा है, आपको डायग्राम बनाने हैं, सारे पॉइंट्स लिखने हैं, क्लियर करने हैं, तभी वो 5 में 5 नंबर आपको देता है, वरना वो नंबर काट जाएगा, आपको नंबर नहीं मिलेगा। देखिए अगला पॉइंट हमारा है कि विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है। देखिए ऐसा विलयन जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसकी संरचना परिवर्तित हो जाए, यह प्रायः अम्लीय एवं अकार्बनिक विलयन होता है। कार्बनिक विलयन जैसे वनस्पति तेल, स्पिरिट आदि अम्ल रहित आसुत जल।
मतलब क्या कि अगर कोई घोल है, कोई विलयन है, उसमें अगर हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो उसकी संरचना में परिवर्तन आ जाए, वो क्या हो जाता है, वही हमारे विद्युत अपघट्य होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि वनस्पति लिखा गया है, इसमें स्प्रिट लिखा गया है, अम्ल रहित आसुत जल, मतलब जिसमें अम्ल ना हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो विद्युत अपघट्य बहुत बार पूछ लिया जाता है, एग्जाम में पूछ लेता है, अगर नहीं भी पूछ रहा है तो हमें वो पॉइंट तो लिखना ही है। तो याद रखिएगा कि अपघट्य वो ऐसा विलयन कि अगर उसमें हम धारा प्रवाहित करें तो वो अपनी संरचना को बदल दे, वही हमारा विद्युत अपघट्य हो जाता है। अब देखिए इसमें क्या, एक एनोड पार्ट होता है, एक कैथोड पार्ट होता है, जिसको एक एनोड बोलते हैं, धनोड, एनोड को ही हम धनोड बोल देते हैं, फिर ऋणोद बोलते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन एनोड और कैथोड आप लोग कर लीजिएगा। देखिए क्या है कि एनोड देख लेते हैं। जिस धात्विक छड़ या प्लेट के माध्यम से विद्युत धारा विलयन से बाहर निकलती है उसे एनोड कहते हैं। जैसे लेड ऑक्साइड धनात्मक इलेक्ट्रोड का कार्य करती है, जिसका रंग गाढ़ा चॉकलेटी बादामी रंग का होता है। मतलब एनोड क्या हो जाती है हमारी, मतलब जिससे हमारा क्या होता है, वैद्युत धारा बाहर निकलता है वो हमारा एनोड होता है, और जिससे हमारा वैद्युत धारा प्रवेश करता है वो हमको क्या, ऋणोद बोलते हैं। बस इन दोनों में यही है। तो जो हमारा एनोड होता है वो क्या हो जाता है, PbO2 यानी सी लेड ऑक्साइड का बना होता है। इसका रंग जो होता है वो गाढ़ा चॉकलेटी रंग का होता है। याद रखिएगा एनोड का मतलब क्या होता है कि हमें क्या मिले, हमें धारा उससे मिले, यानी कि धारा निकले, और हमारा कैथोड क्या हो जाता है, वहाँ पर हमें धारा प्रवेश करे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और जो कैथोड का हमारा कलर होता है भूरा स्लेटी होता है, स्लेटी भूरा होता है। तो ये, और ये केवल PB का बना होता है, यानी कि केवल लेड का। तो ये याद रखिएगा, जो हमारा नेगेटिव वाला पार्ट होता है वो केवल PB से बना होता है, और पॉजिटिव वाला पार्ट हमारा एनोड यानी कि जो हमारा है वो PbO2 से बना होता है। आप लोग लिख सकते हैं, इसको नोट्स में अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आया होगा आज की क्लास में, केवल इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को आप शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और लोग के पास अगर शेयर करेंगे तो और लोग की भी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू।